क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट ए solve the given equation by using matrix method या by using Martin's rule। ठीक है, तो Martin's rule से आपको जो है x y z की वैल्यू बताना। ठीक है, तो there are 3 unknown and 3 equations। तो 2.3 unknown we need 3 equations which are given, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, तो Martin's rule में क्या करते हैं, कोएफिशिएंट का अननोन से एक मैट्रिक्स बनाते हैं और अननोन्स का एक मैट्रिक्स बनाते हैं और कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बनाते हैं ना। ठीक है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो का फर्स्ट इक्वेशन के x y z के कोएफिशिएंट से बनेगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के x y z के कोएफिशिएंट से बनेगा। थर्ड इक्वेशन के x y z के कोएफिशिएंट से बनेगा। तो देखिए फर्स्ट रो में x का कोएफिशिएंट कितना है 1 और y का कोएफिशिएंट 3 -3। y कोएफिशिएंट क्या है -3 क्यों रहा आपने -3 और z का कोएफिशिएंट -8। इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है 3, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट -4 और इक्वेशन थर्ड में x का कोएफिशिएंट 2, y का और z का 6 है ना। अब जो है x y z कॉलम मैट्रिक्स बन जाएंगे और कांस्टेंट टर्म का कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। -10 0 और 30 है ना। ठीक है, तो चलिए आप जो है पहले तो ये चेक करिए कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना, तो फाइंड करने की कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स से ले लेते हैं, इसको मैट्रिक्स से ले लेते हैं, इसको मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा ax इक्वल टू b मिल जाएगा। तो वो सेट a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इनवर्स a इनटू इक्वल टू a इनवर्स b। तो क्या हो जाएगा ix इक्वल टू a इनवर्स b। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a इनवर्स b, है ना। तो चलिए a इनवर्स b की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले a इनवर्स हमको चाहिए ना, तो a इनवर्स निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे बताओ, डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या होगा, हम मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में लगा देते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स किसमें चेंज हो जाएगी, डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगी। तो 1 -3 -8 और 3 1 -4 2 5 6 ये ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वी ओपन द डिटरमिनेंट। So before expanding determinant we make maximum 0 in one of the row or column, है ना। तो किसी एक रो कॉलम में मैक्सिमम 0 बना लीजिए। तो मैक्सिमम 0 बनाने के लिए क्या करिए बताओ, C2 is replaced by C2 plus 3C1 कर देते हैं, and C3 is replaced by C3 plus 8C1 कर देते हैं, 8C1 है। तो इससे क्या मिलेगा बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए फर्स्ट कॉलम हो गया 1 3 and 2। ठीक है, सेकंड कॉलम -3 + 3 0 है और 1 + 1 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, इसे 3 से, तो 9 हो जाएगा, तो 1 + 9 10 हो जाएगा, है ना। और फिर 5 और +6 दो को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा और 5 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, है ना। अब यहाँ पर है -8, तो -8 + 8 क्या हो जाएगा 0 है, -4 और +24 20 हो जाएगा है, और एक है 6 है, तो 6 और +16 22 है ना, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा, 6 ऑलरेडी है ही है, तो 6 + 16 क्या होगा 22 हो जाएगा, और 8 से मल्टीप्लाई करें 24 हुआ, 24 - 4 20 हो गया। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो ओपन करें कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगी
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए ये फर्स्ट रो चला जाएगा और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, ये जो बचता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ सब डायगोनल एलिमेंट, तो क्या होगा 220 माइनस 220 इस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 है माने ये सिमिलर मैट्रिक्स है ना। तो अगर सिमिलर मैट्रिक्स है तो जो है हाँ दो केस पॉसिबल है, इट में गिव सॉल्यूशन मे नॉट में गिव सॉल्यूशन ना, ठीक है। ये आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की वैल्यू जो है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की वैल्यू अगर 0 आता है तब भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट हो जाएगा और गिव्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में क्या मिलेगा आपको? कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा ना। कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की वैल्यू जो है नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा? ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आप इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इनकंसिस्टेंट तो आपको कुछ नहीं चेक करना पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब उसमें नेक्स्ट है तो ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो। अब चलिए फिर इस एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या चाहिए आपको बताओ? कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं, पहले कोफैक्टर निकाल लीजिए A11 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट जिस रो में उसको छोड़ देंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे और इसका पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे A11 क्या होगा? इवन होगा, 1 + 1 2 हो गया, इवन है, तो इसलिए इसका प्लेस पॉजिटिव होगा ना। आप क्या करेंगे? ये फर्स्ट रो में तो फर्स्ट रो छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए। तो जो बचता लिख लीजिए, क्या बचेगा? 1 - 4 5 6 ना। अब उसके बाद उसको पे कर दीजिए तो 1 × 6 क्या होगा? 6 हो जाएगा। फिर माइनस -20 + 20 हो जाएगा, तो 6 + 20 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 है ना। अब A1 को निकाल लीजिए। तो A1 तो जस्ट ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छूट जाएगा आपको, है। तो क्या मिलेगा? 3 2 -4 6। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 18 हो गया और माइनस प्लस हो जाएगा 18 + 8 26 हो जाएगा ना। और इसका प्लेस साइन क्या? माइनस है क्योंकि 8 है ना। तो 8 है तो -26 हो जाएगा, -20 है ना। अब उसके बाद जो है माइनस हटा देंगे तो A1 के लिए क्या होगा? इसका प्लेस साइन प्लस है तो लीव कॉलम एंड रो, तो क्या हो जाएगा? 15 - 2। तो 15 - 2 क्या हो जाएगा? 15 - 2 13 हो जाएगा, ठीक है। अब A21 जो है, हाँ वैसे सेकेंड रो छोड़िए और फर्स्ट कॉलम छोड़िए, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -18 और +40 है ना। और प्लेस साइन का मानते हैं तो -18 और +40 है ना। ये आपका गया, ये गया, तो -18 + 40, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? A21 की वैल्यू हो जाएगी -22। अब A22 की वैल्यू निकाले, ये प्लस होगा क्योंकि 2 + 2 इवन नंबर है, तो प्लेस साइन प्लस होगा। तो अब जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम छूटेगा, तो 1 2 -8 6 1 2 1 2 -6 ना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो देगा 6 और माइनस में प्लस हो जाएगा 16, तो 22। 1 2 क्या हो गया? 22 है ना। अब 1 2 3 निकालेंगे, 1 2 3 क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 2 + 3 5 है, 5 8 है, इसलिए नेगेटिव साइन देगा। तो ये आपका सेकंड रो जाएगा, थर्ड कॉलम जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 2 -3 5
माइनस 35 तो क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा माइनस 11 1 2 3 क्या हो जाएगा माइनस 11 ठीक है। अब उसके बाद a31 कितना होगा 3 प्लस 1 डिवाइड नंबर है तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जाएगा तो 12 माइनस 8 12 प्लस 8 हो जाएगा तो 12 प्लस 8 20 ठीक है। अब a32 निकालिए a32 माइनस होगा और ये आपका थर्ड हो गया सेकंड कॉलम तो माइनस 4 और प्लस 24 तो क्या होगा 20 माइनस 20 हो जाएगा है ना। अब a33 निकालिए a33 क्या होगा a33 आपका क्या है ये थर्ड रो थर्ड कॉलम तो आपका हो गया 1 प्लस 9 10 ठीक है तो 10 हो जाएगा। अब चलिए कोऑपरेटिव मैट्रिक्स लिखते हैं तो कोऑपरेटिव मैट्रिक्स क्या होगा a11 की वैल्यू बताओ a11 a12 है a11 की वैल्यू बताओ कितना है 36 और a12 और a13 a21 माइनस 22 a22 है 22 a23 माइनस 11 माइनस 11 अच्छा a23 a31 है 20 और a32 माइनस 10 फिर 10 ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए हाँ ये बोलो हाँ ये बोलो हैं ये बोलो कौन मान ये 32 कितना 823 हाँ ये 32 माइनस 20 कैसे होगा 832 है ये रुपये 32 ये है ना तो आपका ये गया थर्ड हो गया फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम तो माइनस 4 प्लस प्लस 24 तो 20 हो गया ऐसा प्लस माइनस ऐसे और फिर प्लस ये इस तरह से ये आपका थर्ड हो गया फर्स्ट कॉलम हो गया तो 12 हो गया और प्लस 8 हो गया 20 हो गया तो फिर 833 26 का देखिए 26 ये गया आपका ये गया तो क्या हो गया 18 और 26 और माइनस 9 तो माइनस दो कॉलम सेम हो जा रहा है ये कितना हुआ ये गया आपका ये गया 6 हो गया 20 हो गया 26 हो गया और फिर इसको ले लेते हैं ये तो ये गया आपका ये गया माइनस 6 माइनस 18 और प्लस 40 माइनस 18 प्लस 40 तो 22 हो जाएगा और इसका साइन है माइनस तो माइनस माइनस ये गया ठीक है माइनस 18 प्लस 40 22 को इसका ये गया ये प्लस 12 प्लस 1
प्लस प्लस 20 होगी, इसके बाद ये माइनस 4 प्लस 20 है अगर माइनस वहाँ ले लेते हैं पूरा साइन चलिए कोई बात नहीं क्यों ठीक। फिर ये चीज़ आ रहा है दोबारा आप क्या करते हैं एडवेंट निकालते हैं। एडवेंट क्या होगा एडवेंट का पे कितना हो जाएगा CM ट्रांसपोज ना, तो एडवेंट का पे कितना हो जाएगा CM ट्रांसपोज माने चेंज रो एंड कॉलम इंटरचेंज करना रो कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम 20 20 10 है ना, ठीक है। देखिए आप क्या करते हैं एडवेंट ऑफ ए टू बी निकालते हैं, एडवेंट ऑफ ए टू बी इसकी वैल्यू पहले ये 26 माइनस 22 20 माइनस 26 22 माइनस 20 13 माइनस 11 10 ना, इनके बी वैल्यू कितना होता है इसकी वैल्यू डी ये वैल्यू है -10 10 0 एंड 13 अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना है ये हो जाएगा आपका 26 माइनस 60 और फिर ये 0 हो जाएगा और प्लस 26, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 0 और प्लस -60 प्लस 26 और प्लस 0 माइनस 26, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो -60 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा प्लस ये कितना हो गया ये वैल्यू होगी 0 0 एंड 0। इस टाइप से कौन सी कंडीशन मिले पहली वाली कंडीशन मिले ना, मैंने जो है ये वाली कंडीशन मिले कि इस कंडीशन क्या होता है कंसिस्टेंट होता है, क्या होता है कंसिस्टेंट। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है इक्वेशन कंसिस्टेंट है ना, जब कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन मिलेगा, हाँ ट्राइबल सॉल्यूशन ट्राइबल है, ठीक है। तो चलिए कंसिस्टेंट लिखिए कंसिस्टेंट एंड गिव्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना, कंसिस्टेंट अगर कभी ज़्यादा रूट है इक्वेशन इट ट्राइबल के ट्राइबल में ये लिखा होगा कंसिस्टेंट सो इनफाइनाइट consistent infinite gives infinite तो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। अगर दूसरी कंडीशन मिलती है तो नो सोल्यूशन मिलता है। तो आप इसमें क्या करते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो किसी एक की वैल्यू को मान लो, किसी एक की वैल्यू मान लेंगे, जैसे z इक्वल टू का क्या मान लेते हैं k मान लेते हैं या y इक्वल टू k मान लेते हैं, किसी एक वैल्यू को सपोज कर लीजिए कौन है क्वेश्चन आपका ये पर ठीक है। चलिए x इक्वल टू k मान लेते हैं, x इक्वल टू क्या मान लेते हैं k इसका कोएफिशिएंट का टोटल k मान लेते हैं, तो x इक्वल टू k तो हमारा आंसर k पे कर रहे हैं, तो x इक्वल टू k जिसका कोएफिशिएंट छोटा होता है उसी को मान लेते हैं k एनी नंबर एनी रियल
क्या है? एरिया ये एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब चलिए इसमें वैल्यू रखिए, इक्वेशन में वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा? k -3y -8y इक्वल टू -3 ना, ठीक है। अब देखिए जो 3 अननोन्स हैं उसमें से एक अननोन की वैल्यू हमने मान लिया, अब 2 अननोन बनता है, तब इक्वेशन हमारा जब 2 अननोन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से -3y -8z इसको क्या हो जाएगा? -10 -2 और फिर क्या होगा? अब इसमें वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा? y -4z इक्वल टू -3k हो जाएगा, है ना। और फिर 5y और प्लस 6z इक्वल टू 13 -2 13 -2, है ना, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब इसके बाद में तो अब सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो चलिए चलिए तुम्हें कॉपी करिए, जब आपको पता है थोड़ा जल्दी नोट करिए, इसमें भेजना आज जल्दी नोट करो। 2 घंटा हो गया हैं? 2 घंटा संडे को 2 घंटा अरे मारेंगे सर भाई पता है हैं? खबर है बर्थडे टेस्ट की तैयारी करनी है हॉलीडे में ये छुट्टी रहेगा, टेस्ट की तैयारी करनी है। इवनिंग और मॉर्निंग तो होगा 5-4 बजे रोज जब खत्म आपका है टाइम मिलेगा, रात में सो रहे हो बात मिलेगा। ये टाइम काफी हाँ हमारा है, तुम्हारा नहीं है। मैंने किया इसका रहा था जल्दी लगाओ। थोड़ा स्पीड करिए, स्पीड स्पेस में होता है। रख कितना ये सब हो गया है? जब हो गया हो गया भाई मैंने कर लिया काफी फास्ट आदमी है, बताएगा। चलिए आ जाइए। आप देखिए सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, तो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कोई 3 इक्वेशन है हमारे पास ना, हाँ इसको 4th मान लेते हैं, 5th मान लेते हैं, 6th मान लेते हैं, ठीक है। आप किसी 2 को लेकर सॉल्व करें, क्योंकि 2 ही अननोन है तो 2 ही क्वेश्चन की हमको जरूरत है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट 4 टाइम्स 50 ले लेते हैं। तो 4 50 ले जाएगा, मान लेते थे -8 1 -4 और अननोन आपका yz है, yz की काला मैट्रिक्स बन जाएगी और कांस्टेंट है आपका -10 -3, ठीक है। तो चलिए आप इसमें क्या करिएगा, आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 + 8 ना इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और डिटरमिनेंट से हटा दीजिए, तो मैट्रिक्स से हटा दीजिए, डिटरमिनेंट आ जाएगा। उसके बाद ओपन कर दीजिए तो 20 आ गया। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको? बताए एडजॉइंट चाहिए। तो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना वेरी इजी। इसमें क्या करते हैं बताओ, डायगोनल एलिमेंट चेंज कर लेते हैं और सब डायगोनल एलिमेंट का साइन बदल देते हैं ना, बस जैसे माइनस से प्लस कर दिया, प्लस से माइनस कर दिया और इन दोनों को चेंज किया, मैंने -3 को -4 से रिप्लेस कर दिया, -4 को 3 से रिप्लेस कर दिया, एडजॉइंट आ गया। आप इनवर्स निकाल लीजिए। इनवर्स क्या होता है बताओ? 1 / डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ, है ना। तो A इनवर्स कितना हो जाएगा? A इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1/12
20 into adjoint आप यहाँ निकाल दो कितना -4 a -1 -3 ठीक है ये इनवर्स आ गया है। अब चलिए अब क्या करेंगे मतलब इसे हटा दें। हाँ हो गया। देखिए यहाँ पर मेथड थोड़ा चेंज हो रहा है ये चीज दिमाग में रखना है ना। तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे एक तो सिंपल है ना उसमें जो है कंसिस्टेंट होता है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। एक होमोजेनियस इक्वेशन है एक जो है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है एक यूनिक सॉल्यूशन एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना। इसमें डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है जब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है तो दो पॉसिबिलिटी होती है एक जो है डिटरमिनेंट एडजॉइंट a into b वैल्यू 0 हो जाता है तो वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। एक एडजॉइंट a into b वैल्यू नॉन जीरो हो जाती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वहीं पर मिल जाता है समाप्त ठीक है। अब यहाँ पर दोनों जीरो हैं एडजॉइंट a into b और डिटरमिनेंट a दोनों जीरो था इसलिए सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो अब इसमें क्या करेंगे बताओ x इक्वल टू क्या होगा a इनवर्स b है ना। तो यहाँ पर एक सवाल है y z x क्या है y z है a इनवर्स कितना बताओ a इनवर्स आप निकाल चुके 1/20 है और -4 -1 8 और 1/3 ठीक है इनटू b b वैल्यू कितनी है b की वैल्यू आपका ये इससे मतलब है पुराने क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं ठीक है -10 -8 के -10 के -10 और क्या -3 अब चलिए मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 1/20 तो -40 हो जाएगा -80 हो जाएगा ठीक है और -40 और -4 +4 प्लस हो गया ना। और फिर इससे मल्टीप्लाई करिए -24 8 into -3 अब सेकेंड रो आ जाएगा तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा 10 + k और +9 ठीक है यू गेट 10 और +10 और +9 ठीक है। अब y z कितना हो जाएगा y z की वैल्यू हो गई ये आप हो गया 40 और -20 k ये कितना हो जाएगा 10 + 10 है ना 1/20 आप हो गई 1/20 और फिर y z कितना हो जाएगा 1/20 20 हम कामा ले लेते हैं 20 कामा लीजिएगा जैसे 120 से डिवाइड कर देते हैं तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ क्या बचेगा 2 40/20 40 ऐसे कामन ले लीजिए तो 20/20 हो गया ना ये 10 कामन है फिर 20 कामन तो ये हो जाएगा आपका 2 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 1/2 और k है ना इस पर इस टाइप से y वैल्यू कितनी हो जाएगी y वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 - 3 है और z की वैल्यू क्या होगी 1/2 k + 1 और x की वैल्यू आप मान चुके हैं x की वैल्यू क्या माना आप लिखे तो k की इनफाइनाइट वैल्यू k तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है रियल नंबर से तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना ले इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ठीक है। तो इस टाइप से k के कोई भी वैल्यू हो सकता है k कैन टेक एनी वैल्यू सो x y z कैन टेक एनी वैल्यू तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z thus इक्वेशन गिव इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है इनफाइनाइट ठीक है। तो देखिए सब कुछ वही करना है जो आप पहले करते थे यहाँ से आपका चेंज करता है जब वैल्यू हमारी 0 हो जाती है तब फिर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दो केस पॉसिबल होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है हम एडजॉइंट a into b निकालते हैं अगर एडजॉइंट a into b हमारा 0 हो जाता है तो कंसिस्टेंट हो जाता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है और एडजॉइंट a into b वो नॉन जीरो हो जाती है इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो जो है सॉल्यूशन मिलेगा
अच्छा, जब मान के कंसिस्टेंट हो गया, सोल्यूशन मिल रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को जिसका कोएफिशिएंट छोटा होता है तो उसे k मान लेते हैं। अब इस k के टर्म में रेस्ट 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपका इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल से, अरे 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल बदल जाता है। अब 2 वेरिएबल का सोल्यूशन करेंगे, हैं मैंने 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, 2 वेरिएबल होंगे, कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, 2 कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, और सब जो और प्रोसीजर फिर आगे फॉलो करेंगे ना। ठीक है, फिर जो 2 अननोन बचे हैं उनकी वैल्यू आ जाती है। और ये किसके टर्म में आती है, k की वैल्यू के टर्म में आती है, क्योंकि k की वैल्यू इनफाइनाइट है, एनी रियल नंबर से, इनफाइनाइट रियल नंबर से, इसलिए x y z की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। आंसर थोड़ी देर चेक करें, इसका आंसर नहीं आया ना। आंसर कहेंगे x इक्वल टू 2k -1, y इक्वल टू 3 -2k, z इक्वल टू k। जेड, इन्होंने जेड को k माना। चलिए ठीक है, हमने x को k माना है, तो ये यहाँ पर जब जेड को k मानिएगा तो ये x की वैल्यू